यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स अगेन। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे थे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने डिसीजन स्टार्ट कर रखे थे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड एंड लास्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 12 स्टार्ट करते हैं। अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टोरी कैसे समझने के लिए क्या स्टोरी बनाई थी। हमने ये किया था कि सबसे पहले एक बिजनेसमैन या एक पर्सन जो कि एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो देखता है कि उसको कौन कौन सी एसेट चाहिए, उसके डेली के कितने खर्चे हैं, कौन कौन सी एसेट चाहिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, छोटे मोटे कौन से खर्चे हैं उसके, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये सब किस में आती थी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उसने ये सोचा कि एक्चुअली में उसे कितना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब उसने देखा बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, इन सब का पैसा अमाउंट किया कि इतना पैसा इन्वेस्ट होगा। तो दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड, फिर उसने सोचा कि ठीक है इतना पैसा चाहिए, ये पैसा आएगा कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो यूज़ करेगा और वहाँ से वो पैसा अरेंज करेगा। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज़ करके वो पैसा अरेंज करेगा? फाइनेंसिंग डिसीजन। लोड ऑफ सोर्सेज आर देयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, बोरोड फंड, बहुत सारे हैं। तो उसमें उसने डिसाइड किया, एक फाइनेंशियल मैनेजर, एक बिजनेसमैन ने, कि येस कहाँ से वो पैसा अरेंज करेगा। चलिए अब पैसा भी अरेंज हो गया, स्टोरी आगे बढ़ती है। पैसा अरेंज हो चुका है, बिज़नेस चलना स्टार्ट हो गया। बिज़नेस चलता है, 1 साल के बाद जब बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न होता है तो अब उसकी बारी आ गई ये सोचने की कि येस अब जिससे उसने पैसा लिया है उनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देना पड़ेगा। हम लोगों ने किया था कि रिटर्न में देना क्या होता है, जैसे इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। किस में से मिलता है? प्रॉफिट में से ही, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट अर्न होगा इनको इनका डिविडेंड मिलेगा। देन इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के बाद, जो डिबेंचर्स या फिर लोन ले रखा है उन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। और वो सब पैसा कहाँ से जाता है? प्रॉफिट में से जाता है। प्रॉफिट अर्न हो चुका है, अब क्या करेगा फाइनेंशियल मैनेजर? फाइनेंशियल मैनेजर सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर आप सिंपल प्रॉफिट ही लेके चलिए अभी, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो एक फाइनेंशियल मैनेजर सबसे पहले डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दे देगा या बोरोड फंड को इंटरेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा चीज़ है, इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकता। मतलब उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको दूँ या ना दूँ, ये तो सोचना भी नहीं है। क्यों? देना तो पड़ेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है उसके लिए। मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो डिबेंचर होल्डर तो रिस्क पे ला सकते हैं कंपनी को। तो अब क्या होता है, सीक्वेंस फिर से वही फॉलो करते हैं। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से अब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो जितने भी बोरोड फंड है या डिबेंचर्स हैं उनमें इंटरेस्ट की पेमेंट करती जाती है। जो बचता है उसमें टैक्स को दिया जाता है। सीक्वेंस आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में ये रखता जाएगा और ये हमें आगे भी काम आएगा ये सीक्वेंस। चलिए उसके बाद क्या होता है, टैक्स देते हैं। अब जो भी चीज़ बच जाती है वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर डिविडेंड दे दिया जाता है। अब यहाँ पर वो डिसाइड कर सकता है, डिविडेंड भी 2 तरह के हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। प्रेफरेंस को भी चलो डिविडेंड दे देते हैं, ये लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी डिविडेंड दे दिया गया। अब जो बचा वो सारा का सारा इक्विटी डिविडेंड बचा, मतलब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो भी लास्ट में पैसा बचता है सबको पेमेंट करने के बाद उस पर किसका राइट होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड बांट दिया जाता है। अब देखो एक सिंपल सी बात समझना, फाइनेंशियल मैनेजर इंटरेस्ट में कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं इसको दूँ या ना दूँ, थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लेता हूँ, कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या से हम करेंगे, सारा चीज़ें बांट देंगे तो कैसे होगा। बट इसमें तो डिसीजन लेने की बात नहीं है, इसको तो देना पड़ेगा। ये लिए इंटरेस्ट दे दिया, देन टैक्स तो देना पड़ेगा, ये भी दे दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड पे भी परसेंटेज फिक्स होता है, इसको भी दे दिया। अब जब वो इक्विटी डिविडेंड की बारी आती है तो यहाँ फाइनेंशियल मैनेजर को ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो या ना दो, ये डिसीजन वो ले सकता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि अगर डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो आपको स्यू करेंगे, आपकी कंपनी को स्यू करेंगे। तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजर जब यहाँ पहुँचता है सबको पेमेंट करने के बाद, तो वो सोचता है क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए। वो सोचता है कि कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, सारा पैसा नहीं बांट देते। अब आपको कोई पॉकेट मनी मिलती है
सारा पॉकेट मनी थोड़ी खर्च कर देते हैं आप लोग, आप थोड़ा सा बचा के रख लेते हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है फाइनेंशियल मैनेजर चाहता है कि सारा पैसा डिविडेंड में ना बांट दिया जाए, कुछ पैसा रख भी लिया जाए। ठीक है, कुछ पैसा रख लिया जाए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड बांटना था कुछ पैसा रख लिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, राइट। अब लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या, इक्विटी शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। यहाँ फाइनेंशियल मैनेजर सोच रहा है थोड़ा कम डिविडेंड कर देते हैं, पैसा थोड़ा सा अपने पास भी रख लेते हैं, आगे फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ है या कोई प्रोजेक्ट है वहाँ पैसा काम आएगा, तो सारा पैसा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। इक्विटी शेयर होल्डर सोचते हैं कि नहीं सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिविडेंड हमें दे दो, ये सारे पे तो हमारा राइट है। यहाँ पर दोनों का क्लैश हो जाता है। वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल मैनेजर चाहता है थोड़ा सा कम डिविडेंड। तो अब यहाँ पर ये डिसीज़न लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को, एक बैलेंस बनाना पड़ता है किस किस के बीच में, रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पैसा वो क्या कर रहा है अपने पास रख रहा है, और जो दूसरा क्या है इसमें, और सेकंड किस में, जो डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि कितना पैसा रखा जाए और कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो यही डिसीज़न क्या है, डिविडेंड डिसीज़न कहलाता है। चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। It refers to the determination of how much part of the earning means profit, how much part of the earning should be distributed among shareholders, as dividend, कितना आप डिविडेंड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एंड हाउ मच शुड बी रिटेन्ड फॉर, और कितना वो रिटेन करे, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करे, कितना रिटेन करे फॉर मीटिंग फ्यूचर नीड एज रिटेन अर्निंग, और कैसे वो कितना पैसा वो रख ले ताकि वो फ्यूचर की जो भी नीड्स एकदम राइज होती हैं उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो पैसा रख सके। तो यही क्या है, डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। चले ये एक चीज़ क्लियर हो गई। अब डिविडेंड डिसाइड करते हुए, डिविडेंड डिसीजन लेते हुए एक फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कितना डिविडेंड देना है, कितना रखना है, तो इसके लिए उसको बहुत से फैक्टर्स दिमाग में रखने चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक फाइनेंशियल मैनेजर अपने दिमाग में रखता है जब वो डिविडेंड डिसीजन लेता है कि कितना डिविडेंड बांट दिया जाए और कितना रख दिया जाए। तो फर्स्ट इज़ अर्निंग। नेचुरली ये बात तो है ही, अगर अर्निंग ज़्यादा होगी, देखिए अर्निंग ज़्यादा है, ये भी अपना एक परसेंटेज इनका फिक्स होता है, ये लेके साइड पे, ये भी परसेंटेज लेके साइड पे। अर्निंग ज़्यादा है तो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और अगर अर्निंग कम है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी बहुत कम होगा। तो नेचुरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्निंग पे भी डिपेंड करता है। आपकी अर्निंग, एक बिज़नेस की अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो फाइनेंशियल मैनेजर अच्छी तरह से या फिर बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने का डिसाइड कर सकता है, ऐसे में डिविडेंड ज़्यादा होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। और अगर अर्निंग ऑफ द बिजनेस उस साल कम रही तो ऐसे में डिविडेंड भी कम ही मिलेगा शेयर होल्डर्स को, राइट। ये तो सिंपल सा था। देन सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एंड थर्ड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। यहाँ बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, दोनों में डिफरेंस है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो दोनों को आराम से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी में नहीं। ये हम देखेंगे क्या वो अर्निंग पूछ रहा है स्टेबिलिटी की या फिर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वाला पॉइंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक सिंपल सा हम इसका भी एग्जांपल लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, सपोज मेरे को जो अर्निंग होती है वो होती है, छोटा सा एग्जांपल 50 रुपीज़, ठीक है। उनमें क्या करती हूँ, हर महीने आपको 20 रुपीज़ देती हूँ। अगर मेरी अर्निंग स्टेबल रहेगी तो मैं हर महीने आपको 20 रुपीज़ देती रहूँगी, ठीक है। आपको डिविडेंड में आपको पैसे ज़्यादा भी दे सकती हूँ मैं, ठीक है। मेरे को पता है मेरे को 50 रुपये तो हमेशा मिलने ही है, परमानेंट है, तो वो डिसाइड करूँगी मैं आपको ज़्यादा भी पैसे दे सकती हूँ, मेरे को हर महीने देना पड़े। लेकिन अगर मेरी अर्निंग स्टेबल ही नहीं है, कई बार मुझे 50 रुपये मिल रहे हैं, कई बार मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, कई बार मुझे 30 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या मैं आपको डिविडेंड कभी ज़्यादा दूँगी? नहीं। सॉरी, क्या मैं आपको पैसे कभी ज़्यादा दूँगी हर महीने? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि हो सकता है किसी दिन ऐसा हो जब मुझे 10 रुपये इनकम हो, तो फिर मैं आपको क्या दूँगी। तो ऐसे में जब एक बिज़नेस की अर्निंग बिल्कुल स्टेबल है, उसे पता है इतनी तो अर्निंग होनी ही है, होती ही है, स्टेबल है,
तो ऐसे में वो ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन जहाँ पर किसी भी बिज़नेस की जो अर्निंग है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, ऐसे में वो हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एक लिमिटेड अमाउंट में ही देगा। क्यों? क्योंकि अगर 1% ऐसा हो गया कि बहुत ही कम अर्निंग हो गई, तो ऐसे में वो डिविडेंड कैसे देगा, है ना। तो इसीलिए जब ज़्यादा अर्निंग होती है तो कुछ पैसे बचा के रख लेता है, मतलब रिटेन अर्निंग रख लेगा कि ये उस टाइम काम आएंगे जब हमारे पास अर्निंग नहीं होगी, तो हम कैसे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को एट दैट टाइम, तो वो वहीं से पैसा उठा के दे देगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग होगी तो डिविडेंड अच्छा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग नहीं होगी तो ऐसे में, अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है तो ऐसे में फाइनेंशियल मैनेजर कुछ पैसा फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखेगा, मतलब डिविडेंड अच्छा नहीं देगा। और वो फ्यूचर के लिए क्यों पैसा सेव करके रख रहा है कि आगे जाके अगर हमारे को अर्निंग नहीं हुई तो वही पैसा उठा के हम शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हैं, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यहाँ पर अब ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डिविडेंड को स्टेबल रखना पसंद करते हैं। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अब बहुत से लोग शेयर्स खरीदते हैं एक बिज़नेस के। कई लोग इसलिए भी खरीदते हैं कि उनको लगता है एक रेगुलर इनकम आती रहेगी, ठीक है। और जैसे सपोज हमें पता है कि 5000 रुपीज़ तो आनी ही है इसमें से इनकम, तो मुझे पता है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये इतना डिविडेंड तो स्टेबल रखती है कंपनी, मतलब 5000 रुपये तो देगी ही मुझे, तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई कंपनी ऐसी होती हैं जो अपनी एक ऐसी गुडविल बनाती हैं या ऐसी गुडविल मेंटेन करना चाहती हैं जिसमें वो ये बताती हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि हमारा जो डिविडेंड है वो स्टेबल ही रहेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए, लेकिन हम आपको इतना डिविडेंड तो देंगे ही। इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स का एक ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी पे कि यस, कि इतना हमें पैसा तो मिलेगा। कई लोग अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उसके लिए डिविडेंड पे ही डिपेंडेंट होते हैं। एट दैट टाइम उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, चाहे हमें ज़्यादा डिविडेंड ना मिले, कम से कम एक पर्टिकुलर एक स्टेबल डिविडेंड तो मिले। तो जिन कंपनी का ये रूल है या जिन कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो अपने डिविडेंड को स्टेबल ही रखेंगे, मतलब ना ज़्यादा ना कम रखेंगे, तो ऐसे में फाइनेंशियल मैनेजर को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो डिविडेंड को उसी पॉइंट पे ही रखेगा जितना उसको देना है, जो हमेशा से उस कंपनी का पॉलिसी रही है। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। अगर 5% दे रहे हैं तो 5% ही देंगे, नेक्स्ट अर्निंग ज़्यादा होगी तो भी 5% देंगे, अगली बार अर्निंग कम होगी तो भी 5% ही देंगे। तो इसका मतलब हमने डिविडेंड क्या रख रखा है, बिल्कुल स्टेबल रख रखा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में फ़र्क है। वैसे तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड को भी अगेन हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें परसेंटेज पे भी लेते हैं, पर पे भी लेते हैं, बट इतना आपका बड़ा आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा हायर एजुकेशन में जाता है। इतना आपको सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि डिविडेंड अगर स्टेबल रखने की एक कंपनी की पॉलिसी है तो वो उसी पे क्या रहेगी, कायम रहेगी। डिविडेंड हमेशा कोशिश करेगी कि उतना ही दिया जाए जो हमेशा से दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर एक फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि बिज़नेस को ग्रोथ या आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस साल। हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि कंपनी की नज़र में हो कि ये अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो इस पर हमें बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वो क्या करेगी, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग करेगी कि पैसे को रखेगी अपने पास। हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट में हमें उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, अगर हम सारा का सारा डिविडेंड में बांट देंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा उस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। तो अगर ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के मौके हैं बिज़नेस के पास तो ऐसे में रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा होगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। लेकिन अगर नियर फ्यूचर में कोई ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के कोई चांसेस अभी नहीं हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसे में डिविडेंड को ज़्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पैसा रख के करेंगे भी क्या कंपनी, कोई ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का मौका तो है नहीं जिसमें वो पैसा लगा देंगे। तो ऐसे में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करेंगे और रिटेन अर्निंग कम रखेंगे। क्लियर? तो आज के टाइम हम करेंगे सिर्फ ये 4 पॉइंट ही, नेक्स्ट पॉइंट थोड़े से बड़े बड़े हैं तो इसीलिए उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और डेप्थ में समझेंगे।
आज हमने क्या किया, फटाफट इसको रिकैप करते हैं। हमने डिविडेंड डिसीजन पढ़ा, जिसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि कितना पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड और कितना पार्ट उसको अपने पास एज अ रिटेन अर्निंग रखना चाहिए, जो कि फ्यूचर में उसके काम आएगा। अब इन शेयर होल्डर्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड लेना, इक्विटी और जो फाइनेंशियल मैनेजर कंपनी चाहती है कि थोड़ा बहुत पैसा हम रख दें, कम डिविडेंड दें। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना ही एक फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क होता है। जब फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करा होता है कि कौन को कैसे ये हम डिसीज़न ले, कितना पैसा अपने पास रखें एज रिटेन अर्निंग और कितना पैसा हम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। फर्स्ट इज़ अर्निंग। अर्निंग ज़्यादा है, ज़्यादा डिविडेंड। अर्निंग कम है, कम डिविडेंड। सेकेंड इज़ स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल रहती है तो आप डिविडेंड ज़्यादा भी दे सकते हैं, और अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएटेड होती रहती है एक बिज़नेस की अर्निंग, तो ऐसे में डिविडेंड कम दिया जाता है। देन थर्ड इज़ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम डिविडेंड को स्टेबल ही रखेंगे हर साल, तो ऐसे में कोशिश की जाती है डिविडेंड को उतना ही रखा जाए जितना कि कई सालों से डिविडेंड दिया जा रहा है। फोर्थ इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर बिज़नेस के पास ग्रोथ या फिर आगे बढ़ने के बहुत से प्रोजेक्ट हैं या आगे बढ़ने के चांसेस हैं जिसमें पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे में कंपनी रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखेगी और डिविडेंड कम देगी। और अगर ऐसा कोई नियर फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी के पास, तो फिर डिविडेंड एज ए पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और रिटेन अर्निंग कम से कम रखे जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें समझ में आए हैं तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे एज यूजुअल। आप करते ही हैं लाइक, और मुझे अच्छा लगता है जब मेरे कमेंट्स भी मिलते हैं फॉर गुड वर्क। कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो अच्छा लगता है कि येस यू हैव डन हार्ड वर्क एंड फॉर दैट लोगों को समझ भी आ रहा है और बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड मोटिवेशन यू कैन से, राइट। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Okay, thanks for watching.